नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक काफ़ी तकनीकी दस्तावेज़ है। जी। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये जिसे पीएनआईडी कहते हैं। जी। पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। जी। हाँ, पीएनआईडी। इसका नंबर है JVV-P1-EF12101.PDF और ये एबीसी पेट्रोकेमिकल प्लानिंग इंजीनियरिंग विभाग से है। जी। ये ड्राइंग यूनिट 121 पर फोकस करती है और खास तौर पर दो बड़े टैंकों पर VTK 12101 और VTK 12102। इनमें VCM यानी विनाइल क्लोराइड मोनोमर जमा किया जाता है। राइट। VCM स्टोरेज टैंक्स। तो आज हमारा काम है इस जटिल से दिखने वाले ब्लूप्रिंट को समझना। हाँ, कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, खास तौर पर इसके सुरक्षा और नियंत्रण वाले पहलू क्या हैं। बिल्कुल। और वो भी मतलब बिना बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों में उलझे हुए। बिल्कुल, आसान भाषा में। इसे ऐसे समझें कि हम औद्योगिक प्रक्रियाओं की एक छिपी हुई भाषा को डिकोड करने जा रहे हैं। पहली नजर में तो ये बस लाइनों और सिंबल्स का जाल सा लगता है। नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने। पीएनआईडी असल में किसी भी औद्योगिक इकाई या प्लांट का एक बहुत डिटेल्ड नक्शा होता है। अच्छा। ये दिखाता है कि पाइप कैसे बिछे हैं, कौन-कौन से उपकरण हैं, जैसे टैंक हो गए, पंप, वॉल्व, वो सब आपस में कैसे जुड़े हैं और सबसे जरूरी उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। कंट्रोल सिस्टम्स। हाँ, आप इसे किसी फैक्ट्री के समझ लीजिए ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम का मिला-जुला रूप कह सकते हैं। दिलचस्प उपमा है। हाँ, ये हमें बताता है कि सब कुछ कैसे जुड़ा है और कैसे चलता है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को जरा खोलते हैं। इस चित्र में मुख्य रूप से कौन सी चीजें हैं जो एकदम से ध्यान खींचती हैं? सबसे पहले तो ये दो बड़े स्टोरेज टैंक हैं जो लगभग बीच में दिख रहे हैं। VTK 12101 और VTK 12102। हाँ, ये तो साफ दिख रहे हैं। इनमें VCM रखा जाता है। और एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दीजिए, टैंक के अंदर वॉटेक्स ब्रेकर लिखा है। वॉटेक्स ब्रेकर, ये क्या होता है? हाँ, देखिए जब टैंक से तरल तेजी से बाहर निकालते हैं ना, तो एक भंवर बन सकता है। अच्छा, जैसे बाथटब में पानी निकालते वक्त? बिल्कुल वैसा ही। ये भंवर क्या करता है, हवा को पंप में खींच सकता है। ओह! जिससे पंप को नुकसान हो सकता है या उसका फ्लो कम हो सकता है। तो ये वॉटेक्स ब्रेकर उसी भंवर को बनने से रोकता है। समझ गई, ताकि पंप को लगातार लिक्विड मिलता रहे। एकदम सही। अब इसके बाद आते हैं वाल्व। ये सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल करने वाले दरवाजों की तरह हैं। हमें कई तरह के वाल्व दिखते हैं, जैसे HV लिखा है, मतलब हैंड वाल्व, यानी हाथ से ऑपरेट होने वाले। हाँ, मैनुअल। फिर XV है, मतलब ऑटोमेटेड वाल्व। अच्छा, ये ऑटोमेटिक चलते होंगे। हाँ, इन्हें किसी कंट्रोल सिस्टम से दूर से या मतलब ऑटोमेटिकली खोला या बंद किया जा सकता है। उदाहरण दिख रहे हैं इसमें? हाँ, देखिए ना, चित्र में XV 1523 है, HV 1551 6 है, XV 1551 2 और एक वेंट के लिए XV 1560 जैसा वॉल्व भी है। ये सब अलग-अलग पाइपलाइनों पर लगे हैं। और आपने कहा था सुरक्षा के लिए भी खास वाल्व होते हैं? हाँ, बिल्कुल। PSV यानी प्रेशर सेफ्टी वॉल्व और PSC यानी प्रेशर सेफ्टी एलिमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेफ्टी वाल्व। जी, ये सिस्टम को जरूरत से ज्यादा प्रेशर से बचाते हैं, एक तरह से सिस्टम के फ्यूज की तरह समझिए। इनके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, वाल्व के अलावा और क्या है? आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन यानी सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स, ये इस इकाई की आंखें और कान हैं। अच्छा। ये हमें बताते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। जैसे LAL लिखा है, LAL। लेवल अलार्म लो, मतलब जब टैंक में लिक्विड का लेवल खतरनाक रूप से कम हो जाए तो ये अलार्म बजेगा। और LAH भी है शायद? हाँ, बिल्कुल। LAH है लेवल अलार्म हाई, यानी लेवल बहुत ज्यादा होने पर अलार्म। और PH प्रेशर के लिए? सही पकड़ा। PH है प्रेशर अलार्म हाई, मतलब दबाव ज्यादा होने पर अलार्म। एक AIH भी है, जिसका मतलब शायद एयर इंस्ट्रूमेंट हाई हो सकता है या कोई और एयर रिलेटेड पैरामीटर का अलार्म। PNID में कभी-कभी प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ खास कन्वेंशन होते हैं। एक और जरूरी इंस्ट्रूमेंट है FQI। FQI फ्लो क्वांटिटी इंडिकेटर। ये बताता है कि पाइपलाइन से कितना लिक्विड बह रहा है, कितना फ्लो है। हाँ, यहाँ नोट 15 में एक दिलचस्प बात लिखी है। FQI 1503 जो है
वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो दिखाता है। वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतन में लीटर या क्यूबिक मीटर। हाँ बिल्कुल, कितना वॉल्यूम बह रहा है। जबकि FQI 15031 जो है वो मास फ्लो दिखाता है। मास फ्लो मतलब वजन में, किलोग्राम। जी हाँ, कितना वजन बह रहा है। प्रोसेस कंट्रोल या हिसाब किताब के लिए मतलब दोनों तरह के माप काम आ सकते हैं। अच्छा। और एक XHS का भी जिक्र है। नोट 11 के हिसाब से ये अलार्म सिस्टम के कॉमन रीसेट या लैंप टेस्ट फंक्शन से जुड़ा है। वाकई बहुत सारे उपकरण हैं, वाल्व्स हैं, लाइनें हैं, ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं। मेरा मतलब है VCM आता कहाँ से है, फिर जाता कहाँ है और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। हाँ, अगर हम प्रोसेस फ्लो को देखें तो VCM कहीं और से आता है, शायद किसी दूसरी यूनिट से या स्टोरेज से। ड्राइंग में कुछ लिखा है इस बारे में? हाँ देखिए, यहाँ लिखा है VCM फ्रॉम TP5204AS। ये शायद सोर्स पाइपलाइन या उपकरण का नंबर है। ठीक है। ये VCM इन दो बड़े टैंकों VTK 12101 और VTK 12102 में जमा होता है। फिर जब आगे प्रोसेस के लिए जरूरत होती है तो इसे पंप के जरिए आगे भेजा जाता है, जैसे यहाँ 2VP 12101 लिखा है, जो शायद पंप का नंबर है। और आपने कहा था कि ये टैंक आपस में जुड़े हुए भी लगते हैं। हाँ, ड्राइंग से ऐसा ही लगता है, ये इंटरकनेक्टेड है। इसका फायदा यह है कि अगर एक टैंक मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए बंद करना पड़े तो दूसरे से काम चलता रहेगा। बिल्कुल, इससे प्लांट के ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अच्छा, ये तो हुआ फ्लो। अब कंट्रोल कैसे होता है? आपने LIC का जिक्र किया था। हाँ, नियंत्रण की बात करते हैं। सिस्टम में फीडबैक लूप्स होते हैं, जैसे LIC 1521 का जिक्र है। लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर? हाँ, लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर। ये कंट्रोलर टैंक में VCM के लेवल को लगातार मापता है। सेंसर की तरह। हाँ, ये लेवल मापता है और फिर कंट्रोल भी करता है। अगर लेवल कम होता है तो ये शायद इनलेट वाल्व जैसे XV1523 को खोलने का सिग्नल भेजता है, ताकि और VCM आ सके। सही। और अगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो वाल्व को बंद करने का सिग्नल देता है। इस तरह टैंक में लिक्विड का लेवल एक तय सीमा के अंदर बना रहता है। यहाँ पर नोट 3 एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पहलू पर रोशनी डालता है। क्या कहता है नोट 3? ये कहता है कि VCM सप्लाई पंप शायद लगातार चलता रहता है। अच्छा, पंप बंद नहीं होता? लगता तो यही है, पर जब टैंक में लेवल बहुत बढ़ जाता है, मतलब हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो सप्लाई वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पंप को डेड हेडिंग से बचाना जरूरी है। डेड हेडिंग ये क्या होता है? डेड हेडिंग का मतलब है कि पंप तो चल रहा है लेकिन उसका आउटलेट, मतलब जहां से लिक्विड निकलता है, वो पूरी तरह बंद है। ओह, तो पंप पे जोर पड़ेगा। हाँ, बहुत जोर पड़ता है। वो गर्म होकर खराब हो सकता है या पाइपलाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर बन सकता है। खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए नोट कहता है कि सप्लाई वाल्व को झटके से बंद करने के बजाय धीरे धीरे बंद करना चाहिए। कितना धीरे? 15 सेकंड में। ये पंप की सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता के लिए मतलब एक सोचा समझा डिजाइन फीचर है। ये नियंत्रण वाला पहलू तो समझ आया, लेकिन VCM जैसी सामग्री है तो मन में सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा का ही आता है। बिल्कुल सही। आपने PSV मतलब प्रेशर सेफ्टी वाल्व का जिक्र किया था। ड्राइंग में देख रही हूँ कि इन पर अलग अलग प्रेशर सेटिंग्स हैं। हाँ, दिख रही होंगी। जैसे PSV 1571 है 125 kpg पे सेट, PSV 1573 है 1030 kpg पर, फिर PSV 1580 सिर्फ 69 kpg पर है और PSV 1582 तो 2000 kpg पर है। पहले तो ये kpg क्या है और इतनी अलग-अलग सेटिंग्स क्यों? अच्छा सवाल है। पहले kpg का मतलब समझ लेते हैं। यह है किलो पास्कल गेज। गेज प्रेशर। हाँ, ये वायुमंडलीय दबाव के ऊपर का प्रेशर मापता है। अब आते हैं अलग अलग सेटिंग्स पर। यह सेफ्टी डिजाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। PSV किसी भी उपकरण या पाइपलाइन को फटने से बचाने के लिए आखिरी सुरक्षा कवच होता है। मतलब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल। अगर किसी भी वजह से सिस्टम में प्रेशर एक खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है तो ये वाल्व अपने आप खुल जाते हैं और प्रेशर रिलीज कर देते हैं। हाँ, अतिरिक्त प्रेशर को सुरक्षित जगह जैसे किसी वेंट स्टैक या फ्लेयर सिस्टम में छोड़ देते हैं। अच्छा, पर सेटिंग्स अलग क्यों? वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के अलग अलग हिस्सों की प्रेशर झेलने की क्षमता अलग अलग होती है। अच्छा, जैसे टैंक और पाइप की क्षमता अलग होगी? एकदम सही। उदाहरण के लिए एक बड़ा स्टोरेज टैंक है, वो शायद बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता, तो उसका PSV कम प्रेशर पर सेट होगा। जैसे यहाँ देखिए, PSV 1580 और 1587 है। हाँ, 69 kPa। ये तो काफी कम है। हाँ, ये सेटिंग शायद टैंक को ओवर प्रेशर के साथ साथ वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर की स्थिति से भी बचाने के लिए हो सकती है। वैक्यूम से भी? हाँ, टैंक पिचक भी सकता है। दूसरी तरफ
पंप के बाद की पाइपलाइन या कोई और उपकरण हो, वो शायद बहुत हाई प्रेशर के लिए डिजाइन किया गया हो। जैसे वो 2000 केपीजी वाला PSV 1582 और 1586। बिल्कुल, वो शायद हाई प्रेशर सेक्शन में लगे होंगे। हर PSV को उस उपकरण या पाइपिंग सेक्शन की मैक्सिमम सेफ प्रेशर लिमिट से थोड़ा नीचे सेट किया जाता है। समझ गई। इसी से जुड़ा है नोट 4, जो हाइड्रोस्टैटिक रिलीफ वाल्व के बारे में है। ये क्या होता है? ये छोटे वाल्व होते हैं। मान लीजिए पाइपलाइन का कोई सेक्शन है जो दोनों तरफ से बंद है और उसमें लिक्विड फंसा है। अगर वो लिक्विड गर्म होता है तो वो फैलेगा और प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, तो ये छोटे वाल्व उसी बढ़े हुए प्रेशर को निकालते हैं। नोट कहता है कि इनके इनलेट और डिस्चार्ज पाइप का साइज कम से कम 3/4 इंच होना चाहिए। और पाइप भी खास तरह का, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। हाँ, यानी बहुत मोटी दीवार वाला पाइप। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटी लाइनें भी कभी-कभी थर्मल एक्सपेंशन से बहुत हाई प्रेशर देख सकती हैं। अगर ये फेल हो गई तो खतरनाक हो सकता है। मतलब हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं। चूंकि ये एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है और VCM, जहाँ तक मुझे पता है, ज्वलनशील भी है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हाँ है। तो सुरक्षा पर इतना जोर देना तो बिल्कुल समझ में आता है। इस ड्राइंग में और कौन से सुरक्षा उपाय दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा इस तरह की डिजाइन का मतलब केंद्र बिंदु होती है। इस ड्राइंग में कई नोट्स और सिंबल हैं जो सेफ्टी की अलग-अलग लेयर्स को दिखाते हैं। लेयर्स ऑफ सेफ्टी। हाँ, मतलब एक के बाद एक सुरक्षा परतें। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। बताइए। पहली कैटेगरी है लेआउट और एक्सेस, मतलब चीजें कहाँ रखी हैं और उन तक पहुंचना कितना आसान या सुरक्षित है। जैसे नोट 1 कहता है कि इवैक्यूएशन यानी टैंक खाली करने और स्टीम आउट यानी भाप से सफाई के कनेक्शंस मेन ब्लॉक वाल्व के पास होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। हाँ, और ऑपरेट करना सेफ हो। फिर नोट 6 कहता है कि स्टीम इनलेट को टैंक के इवैक्यूएशन आउटलेट के उल्टी तरफ रखना है। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि सफाई या पर्जिंग के दौरान भाप पूरे टैंक में ठीक से फैले, मतलब इफेक्टिव क्लीनिंग हो। ड्राइंग में ये भी दिखाया है कि कुछ जरूरी स्विच हैं, जैसे HS1551, 12 और एक वाल्व है XV156 का। हाँ, ये डाइक के बाहर लगाए गए हैं। डाइक मतलब टैंक के चारों ओर बनी सुरक्षा दीवार। अच्छा, डाइक के बाहर क्यों? और थोड़ी दूरी पर, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे टैंक से लीकेज हो जाए, तो ऑपरेटर सेफ दूरी से इन उपकरणों को चला सके। समझ गई, सेफ लोकेशन। बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी है फिजिकल या मैकेनिकल रोकथाम। नोट 2 में मैकेनिकल इंटरलॉक का जिक्र है। मैकेनिकल इंटरलॉक मतलब फिजिकली जुड़े हुए। हाँ, इसका मतलब है कि कुछ वॉल्वों को फिजिकली इस तरह जोड़ा जा सकता है कि एक गलत सीक्वेंस में ऑपरेट ही ना हो सके। उदाहरण के लिए, जैसे ऐसा इंटरलॉक हो सकता है जो ये पक्का करे कि टैंक भरने वाला वॉल्व तभी खुले जब निकलने वाला वॉल्व बंद हो, ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। अच्छा, ये मानवीय गलती को रोकने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। फिर नोट 5 है एक्सेस फ्लो वॉल्व के बारे में। एक्सेस फ्लो वॉल्व। एक्सेस फ्लो वॉल्व ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेफ्टी डिवाइस है। अगर पाइपलाइन में फ्लो अचानक बहुत तेज हो जाए, जैसे पाइप फटने पर। हाँ बिल्कुल, जैसे पाइप फट गया तो ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है। ओह, और VCM के बड़े पैमाने पर लीकेज को रोकता है। ये तो बहुत काम का है। हाँ, अब तीसरी कैटेगरी है ऑटोमेटिक सेफ्टी एक्शन। नोट 9 एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताता है। क्या है ये? अगर सेंसर हैं जैसे AE15612 या AE15511 या 15512, ये हवा में VCM की कॉन्सेंट्रेशन को मापते हैं। अगर ये सेंसर पता लगाते हैं कि VCM की कॉन्सेंट्रेशन 40% LEL तक पहुंच गई है, LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, बिल्कुल, यानी हवा में VCM की वो कम से कम मात्रा जिस पर उसमें आग लग सकती है या धमाका हो सकता है। खतरनाक लेवल मतलब? हाँ, तो अगर VCM का लेवल 40% LEL तक पहुंचता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कई काम करेगा। क्या करेगा? ये VCM पंप्स VP12101, VP12102 और VP12103 बंद कर देगा तुरंत। हाँ, और टैंक से जुड़े कुछ जरूरी वॉल्व्स जैसे XV1560 वेंट वॉल्व के जरिए वो भी बंद कर देगा। वाह। यहाँ खास बात यह है कि कैसे एक सेंसर का डेटा, मतलब खतरनाक गैस का पता लगना, सीधे जरूरी सेफ्टी एक्शन को ट्रिगर करता है, उपकरण बंद करना, बिना किसी इंसानी दखल के। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी लेयर है।
ये LEL वाला सिस्टम तो वाकई प्रभावशाली है। सेंसर सीधे एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, आपने पहले पंप को डेड हेडिंग से बचाने के लिए वॉल्व के धीरे धीरे बंद होने की बात की थी नोट 3 में 15 सेकंड में। हाँ, और अब आप LEL सेंसर द्वारा पंपों को तुरंत बंद करने की बात कर रहे हैं नोट 9 में। क्या इन अलग अलग रिएक्शन स्पीड में कोई विरोधाभास है या ये अलग अलग सिचुएशन के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि सिस्टम कितना सोच समझकर बनाया गया है। नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। ये दो स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। नोट 3 जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान टैंक भरने की प्रक्रिया से जुड़ा है। वहां लेवल कंट्रोल के लिए वॉल्व धीरे धीरे बंद होता है ताकि पंप पर फालतू का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, वो नॉर्मल ऑपरेशन है। हाँ, और नोट 9 एक इमरजेंसी सिचुएशन का वर्णन करता है। हवा में ज्वलनशील गैस का खतरनाक लेवल इमरजेंसी बंद कर दिया जाता है और संबंधित वाल्व बंद कर दिए जाते हैं ताकि VCM का लीकेज या फैलाव रुके। दोनों एक्शन अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही और जरूरी हैं। समझ गए, ये बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, अब चौथी कैटेगरी है कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन और सपोर्ट सिस्टम। जैसे नोट 7 कहता है कि कुछ वाल्वों को स्टीम की खास कंडीशंस के लिए उपयुक्त होना चाहिए। तापमान और प्रेशर के लिए? हाँ, 232 डिग्री सेल्सियस तापमान और 2000 kPa प्रेशर। ये सही मटेरियल चुनने के महत्व को दिखाता है। गलत मटेरियल फेल हो सकता है। नोट 8 और 10 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उनका विवरण देते हैं। नोट 8 बताता है कि XV वाल्व्स जो हवा के प्रेशर से चलते हैं ना, हाँ, न्यूमेटिक वाल्व्स, उनको हवा सप्लाई करने के लिए 38 इंच डायमीटर की पॉलीथीन ट्यूबिंग यूज करनी है। नोट 10 इंस्ट्रूमेंट एयर पाइपिंग के हुकअप के लिए और डिटेल्स का रेफरेंस देता है ताकि कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम करे। हाँ, उनको चलाने वाली हवा सही तरीके से पहुंचे। और आखिर में अलार्म और मॉनिटरिंग। नोट 11 एक लोकल पैनल पर अलार्म सिस्टम का वर्णन करता है। लोकल पैनल मतलब प्लांट में कहीं पर? हाँ, शायद कंट्रोल रूम में या फील्ड में। इसमें अलग अलग प्रेशर अलार्म PH और PAL के लिए एक कॉमन अलार्म रीसेट बटन XHS 1512 है ताकि सारे अलार्म एक साथ रीसेट हो सकें। शायद। और लैम्प टेस्ट की सुविधा भी है जिससे पता चले कि अलार्म लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं। और एक हॉर्न भी है, XA 1500। हाँ, एक लोकल हॉर्न जो कोई प्रॉब्लम होने पर ऑपरेटर्स को तुरंत अलर्ट करता है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था तो काफी डिटेल्ड और मल्टी लेयर्ड लगती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सभी सुरक्षा उपाय प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या PNID ये भी दिखाता है कि इनकी रेगुलर जांच या मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, या ये जानकारी इस ड्राइंग के स्कोप से बाहर है? आमतौर पर PID खुद ये नहीं दिखाता कि सेफ्टी डिवाइसेस का टेस्ट या मेंटेनेंस कब और कैसे करना है। अच्छा। ये मुख्य रूप से डिजाइन और कनेक्शन दिखाता है कि क्या चीज कहाँ लगी है और कैसे जुड़ी है। तो फिर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की जानकारी कहाँ मिलेगी? वो आमतौर पर अलग डॉक्यूमेंट्स में होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग मैनुअल हो गए, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हो गए, या आजकल सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल साइल डॉक्यूमेंटेशन होता है। साइल डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, लेकिन PID इन प्रोसीजर्स के लिए बेस जरूर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कौन से उपकरण कहाँ हैं और उन्हें टेस्ट या मेंटेन करने के लिए कैसे आइसोलेट किया जा सकता है। समझ गए, बेसलाइन देता है ये। अच्छा, ड्राइंग पर एक रिवीजन हिस्ट्री भी दिख रही है। हाँ, वो नीचे या साइड में होती है। जैसे रेव 7 में लिखा है एज बिल्ट पर ऑप्स कमेंट, और रेव 8 में रिवाइज्ड पर DC 140300152। इनका क्या महत्व है? ये रिवीजन हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये दिखाती है कि ये ड्राइंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें समय के साथ बदलाव हुए हैं। एज बिल्ट का मतलब है कि ड्राइंग को अपडेट किया गया है जो असल में प्लांट में बनाया गया है उसके हिसाब से, मतलब जैसा असल में बना है। हाँ। ऑप्स कमेंट बताता है कि ये बदलाव शायद प्लांट चलाने वाले लोगों यानी ऑपरेशंस टीम के फीडबैक के आधार पे किया गया था। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से? बिल्कुल। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कैसे डिजाइन को प्रभावित करती है। रिवाइज्ड पर DC 140300152 का मतलब है कि ये बदलाव एक स्पेसिफिक डिजाइन चेंज रिक्वेस्ट नंबर 140300152 के अनुसार किया गया है। तो ये सब दिखाता है कि सिस्टम बदलते रहते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम स्टैटिक नहीं होते। वो ऑपरेशन की जरूरतों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बदलाव या नई टेक्नोलॉजी आने पर लगातार डेवलप और बेहतर होते रहते हैं। ड्राइंग में और भी एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी है, जैसे इसे जुबैर अहमद ने ABC पेट्रोकेमिकल प्लानिंग इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया है। हाँ, बनाने वाले का नाम?
इसमें बैजर का ड्राइंग नंबर भी है, जो शायद इंजीनियरिंग कंसल्टेंट या ठेकेदार कंपनी होगी। ठीक है। क्लाइंट की स्वीकृति के लिए जगह है और एक कानूनी नोट भी है जो कहता है कि ये बैजर बीवी या नेशनल प्लास्टिक को की प्रोप्राइटरी जानकारी है। मतलब उनकी संपत्ति है। हाँ, और इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए ये बनी है। ये सब डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, कंट्रोल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पक्का करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस P&ID को समझने की कोशिश में हमने क्या सीखा? ये तो साफ है कि ये चित्र सिर्फ रेखाओं और सिंबल्स का कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक संभावित रूप से खतरनाक रसायन VCM को सुरक्षित और कुशलता से संभालने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और सोची समझी योजना है। हाँ, ये पाइप, वाल्व, टैंक, पंप और कंट्रोल सिस्टम्स का एक जटिल जाल दिखाता है जो एक मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं। तो एकदम सही कहा। और ये विश्लेषण सेफ्टी की कई परतों को उजागर करता है। हाँ, वो लेयर्स। प्रेशर रिलीफ के लिए PSVs, गलत ऑपरेशन रोकने के लिए मैकेनिकल इंटरलॉक, पाइप फटने पर लीकेज रोकने के लिए एक्सेस फ्लो वॉल्व्स, और वो ऑटोमेटिक शटडाउन। हाँ, और खतरनाक गैस का पता चलने पर ऑटोमेटिक शटडाउन जैसी एक्टिव सेफ्टी प्रणालियां। साथ ही ये सटीक कंट्रोल के महत्व को भी दिखाता है, जैसे लेवल कंट्रोल, फ्लो मैनेजमेंट। हाँ, चाहे वो टैंक का लेवल बनाए रखना हो, फ्लो को मापना हो या पंप जैसे महंगे उपकरणों को नुकसान से बचाना हो। ये सब उस इंजीनियरिंग सोच और सावधानी को दर्शाता है जो इस तरह की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डिजाइन करने और चलाने में लगती है, जहां एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों ही सबसे ऊपर होते हैं। बिल्कुल। ये वास्तव में एक जटिल लेकिन वेल प्लान्ड सिस्टम का खाका है। इस P&ID की परतों को खोलने और इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये वाकई दिखाता है कि किसी औद्योगिक प्रक्रिया की सतह के नीचे कितनी जटिलता और विचारशीलता छिपी होती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं। देखिए, ये P&ID हमें दिखाता है कि सिस्टम कैसे बनाया गया है, यानी फिजिकल अरेंजमेंट क्या है और बेसिक कंट्रोल लॉजिक क्या है। हाँ, कैसे? लेकिन अक्सर इन डिजाइनों के पीछे का क्यों और भी गहरा और दिलचस्प होता है। क्यों? मतलब ये स्पेसिफिक प्रेशर सेटिंग्स जैसे 69 kPa, 1250 kPa, 2000 kPa, यही क्यों चुनी गई? हाँ, ये सवाल तो है। वे कौन से खास खतरे या फेलियर सिनेरियो थे जिन्हें ध्यान में रखकर ये इंटरलॉक या वो LEL शटडाउन सिस्टम डिजाइन किए गए? अच्छा, मतलब इनके पीछे का रिस्क असेसमेंट। हाँ, यदि कोई इस सिस्टम से जुड़ी डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जैसे कि प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस या हैजॉब स्टडी या फिर डिटेल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देखे तो और गहरी जानकारी मिलेगी। हाँ, तो इन इंजीनियरिंग निर्णयों और सेफ्टी से जुड़े विचारों के पीछे के तर्क के मतलब और भी गहरी परतें खुल सकती हैं। ये सिर्फ क्या और कैसे से आगे बढ़कर क्यों तक जाने की एक दिलचस्प दिशा हो सकती है, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है जो इस विषय में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करती है।